सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये है कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की कौन कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है, अगर आप एमएलए होते तो आप उसको सॉल्व करते सर, जो कि अभी करेक्ट एमएलए आम आदमी पार्टी के पवन शर्मा है, वो काम नहीं कर पा रहे। अगर आप एमएलए होते तो आप सबसे पहले 5 ऐसे काम क्या करते सर? आदर्श नगर विधानसभा की जनता आपको अगर दोबारा मौका देती है तो आप कौन कौन से ऐसे काम करेंगे जो आपने आदर्श नगर विधानसभा के लिए प्लान किए थे, जो कि आदर्श नगर विधानसभा को आदर्श बनाए? आप कैसे जनता के प्यारे बनेंगे? अब हम ये मान लें कि अगर हमारे आदर्श नगर की जनता अगर आपको आगे चुन करके अगर आपको विधायक बनाती है तो आप साइंस स्ट्रीम में लाने की पूरी कोशिश करेंगे, ये बात मान लेंगे। हमारे युवा नौजवान के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, इस पे जितना भी काम हो सकेगा मैं पहली प्रायोरिटी मेरी उसको पूरा कर। एक बात और निकल करके आई सर कि आपने ये भी कहा कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राजकुमार भाटिया जी अगर जीतते हैं, अगर उन्हें विधायक जनता उन्हें विधायक बनाती है तो आप फिर दिल्ली सरकार, अगर आपकी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई या नहीं भी आई, अगर आप इस इलाके से जीतते हैं तो क्या आप पूरी कोशिश करेंगे कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र को एक स्कूल देंगे? जी, एक हॉस्पिटल जरूर, स्कूल और हॉस्पिटल देंगे, हॉस्पिटल जरूर दूंगा। क्या W2H न्यूज़ मीडिया ये समझना चाह रहा है कि अगर हमारे भावी नेताजी यानी राजकुमार भाटिया जी आप हमारे साथ हैं, अगर आपको आदर्श नगर की जनता अगर एमएलए बनाती है तो, क्योंकि आपने बोला कि 2 मुद्दे आपने बहुत अच्छे बताए, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो एक तो स्कूलों में साइंस की व्यवस्था, जितने भी आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में साइंस की व्यवस्था करवाएंगे, और दूसरा स्कूल के अलावा आप सरकारी हॉस्पिटल भी लाने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे आपकी बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरे अभी भी प्रयास चल रहे हैं, मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से इसमें किसी भी प्रकार की हेल्थ फैसिलिटी, जो बड़ी फैसिलिटी है जो इस क्षेत्र की जनता की जरूरत है, उसको लाने का मतलब ये पक्का हम मान ले W2H न्यूज़ मीडिया अपने कैमरे में इस बात को दर्ज कर दिए कि ये कोई चुनावी वादा नहीं रहेगा, राजकुमार भाटिया इस पर पूरी अपनी ताकत लगाएंगे, पूरी अपनी संगठन की ताकत लगाएंगे, और ये शिक्षा और स्वास्थ्य में 2 जो आपने वादे किए वो पूरे किए जाएंगे। जी बिल्कुल, ये मेरा संकल्प है और इस संकल्प को मैं पूरे मन से तायद करता हूँ। ये जरूरत है और जरूरत जरूर है। जो वोट के टाइम पे तो नेताजी वोट मांगने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, सब कुछ साम दाम दंड भेद सब लगा देते हैं, लेकिन वोट होने के बाद सर ना 5 साल के लिए लापता हो जाते। तो अगर हम देखते जनरली कि सारे पॉलिटिशियन इसी तरह से करते, तो आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आप भी ऐसे ही करेंगे? सर वादे तो सर है ना, वादे तो सभी वादे नहीं थे, मैनिफेस्टो में जमीन पर काम किया हुआ है। घोषणा पत्र में वादे तो सभी करते हैं, लेकिन मूर्त रूप जो नहीं था, मूर्त रूप प्रैक्टिकल में एक होता है कि चलिए हम तो जो गरीब जनता है दिवाली तक राशन फ्री देने की बात कही है, तो क्या संगठन लेवल पे और दिल्ली में आप बीजेपी के 7 MP है सर, तो आप इस लेवल पे क्या कर रहे हैं सर? इसमें क्या कहना है आपका? क्योंकि राशन की व्यवस्था जो है गरीबों तक, जो जिनके राशन कार्ड है उनको तो राशन प्रॉपर मिल जाता है, बट जिनके पास आधार कार्ड है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो उनके लिए बहुत दिक्कत है। 100 लोग, 200, 500 बुजुर्ग महिलाएं, छोटे बच्चे भीड़ में लाइन में। ये अभी रिसेंट में आपके आदर्श नगर विधानसभा की बात कर रहा हूँ, और W2H मीडिया ने इसको एक्सपोज भी किया था, कवरेज भी किया था, इसमें हमने विधायक साहब से भी, पवन शर्मा जी से भी सवाल पूछे थे। तो सर आपकी पार्टी, बीजेपी की पार्टी आपके साथ MP है, क्या कर रहे हैं सर? आप लोग आवाज क्यों नहीं उठाते सर? दिल्ली के CM केजरीवाल साहब का एक आरोप आपकी पार्टी पे, बीजेपी पे वो लगाते हैं कि हम LG को बिल भेजते हैं कि दिल्ली में डोर टू डोर होम डिलीवरी राशन हम करवाएंगे, लेकिन बीजेपी की केंद्र की सरकार और जो बीजेपी के जो दिल्ली में LG बैठे हुए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बैठे, वो पास बिल नहीं कर रहे हैं। हमारे डोर टू डोर का जो कॉन्सेप्ट है राशन पहुंचाने का, इसमें ये बाधा और रोड़ा डाल रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? इस वक्त हमारे साथ आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से राजकुमार भाटिया जी हैं, और ये बहुत ही यशस्वी नेता है, और इन्होंने 2020 के इलेक्शन में, दिल्ली विधानसभा इलेक्शन में बीजेपी के टिकट पे इलेक्शन फाइट किया था, और बहुत ही कम मार्जिन से लगभग 1590 के वोट से डिफीट हो गई थी। तो हम इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे सर से कि वो कौन सा गैप था। 1590 तो कोई आंकड़ा ही नहीं रहता कि ये बस ये कहा जाए कि कामयाबी के एक कदम पीछे थे, तो ये कोई 1590 कोई बड़ा आंकड़ा नहीं था। हम सवाल लेते हैं, सवाल पूछते हैं अपने युवा नेता राजकुमार भाटिया जी से। सर स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में लापता नेता जी। सर सबसे पहले हमारा सवाल आपसे ये है कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की कौन कौन सी ऐसी बड़ी समस्या है, अगर आप एमएलए होते तो आप उसको
सॉल्व करते सर, जो कि अभी करेक्ट एमएलए आम आदमी पार्टी के पवन शर्मा है, वो काम नहीं कर पा रहे। अगर आप एमएलए होते तो आप सबसे पहले 5 ऐसे काम क्या करते सर? देखिए सर, किसी भी जनप्रतिनिधि का सबसे जो बड़ा काम होता है तो जनता के प्रति जवाबदेही। और अगर आप जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, संवेदनशील नहीं है, तो काम कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा हो, जनप्रतिनिधि का काम की वेलोसिटी को लेकर नहीं है, काम की जरूरत, काम की अहमियत के हिसाब से है। 2 पैंडेमिक हमारे यहाँ पे कोरोना काल के 2 फेजेज आए, दोनों फेजेज में हमारे यहाँ के विधायक गुमशुदा रहे। एक फेजेज में मैं मान सकता हूँ कि बाद में उनकी तबीयत खराब हुई, वो किसी की भी हो सकती है और ऐसे में उन्हें सुरक्षित और अंदर रहना भी चाहिए था। लेकिन पिछले साल भी जब पैंडेमिक फैला तो यहाँ की जनता त्राही मांग करती रही, सेंटर्स में जाने के लिए, हॉस्पिटल में एडमिशंस के लिए त्राही मांग करती रही, लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया। राशन को लेकर जितनी बदहाली इस क्षेत्र में हुई वो कहीं नहीं हुई। जहाँ कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग की बात हो रही थी, स्कूलों में लंबी लंबी कतारें लगी रही और लोगों को राशन नहीं मिला। आदर्श नगर कहने को आदर्श है, लेकिन पिछले 6 साल से वो आदर्श होने के इंतजार में, पहले 5 साल और ये वाला 1 साल इस कदर बदहाली हुई है। पीडब्ल्यूडी अपना कोई भी काम नहीं कर रही, पीडब्ल्यूडी के नाले सभी जगह भरे पड़े हैं। और सबसे बड़ा जो काम है एनक्रोचमेंट को लेकर, इस पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने और यहाँ के विधायक ने बड़ा लिबरल सा भी कर रखा है कि जिसकी जहाँ मर्जी है बैठ जाए। पब्लिक का जीना मुहाल हुआ पड़ा है, क्राइम को इसको बढ़ावा मिल रहा है एनक्रोचमेंट की वजह से, वहाँ से लीकेज होती है, वहाँ से काम होता है। और आपने कहा कि मैं एमएलए होता तो क्या करता, कम से कम मैं जनता के लिए उपलब्ध रहता, जो आज भी हूँ। मैं 1500 वोटों से चुनाव हारा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन 45,000 वोटों लोगों ने मेरे को वोट दिया। मैं उन 45,000 और आदर्श नगर की समस्त जनता के प्रति संवेदनशील भी हूँ और जवाबदेह भी हूँ। मैं निरंतर आज भी उपलब्ध रहकर उनके काम करता आपने एक बात बोला यहाँ पे, अभी आपने इस विधानसभा क्षेत्र का नाम लिया आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र। ये तो अब आप इस विधानसभा क्षेत्र को किस तरह से देखते हैं कि एज ए एमएलए अगर जनता आपको एक्सेप्ट करे, आपको दोबारा जनता मौका दे, आदर्श नगर विधानसभा की जनता आपको अगर दोबारा मौका देती है, तो आप कौन कौन से ऐसे काम करेंगे जो आपने आदर्श नगर विधानसभा के लिए प्लान किए थे, जो कि आदर्श नगर विधानसभा को आदर्श बनाए? आप कैसे जनता के प्यारे बनेंगे? आदर्श नगर एक स्कैटर्ड विधानसभा क्षेत्र है, गांधी विहार से लेकर रामगढ़ गांव और संजय एनक्लेव तक ये फैला, लगभग 6.5 किलोमीटर की लेंथ है इस विधानसभा। इसमें एक ऑफिस से गुजारा नहीं हो सकता। तो मैंने अपने साथियों के साथ डिस्कस करके, जो हमारी चुनाव प्रबंधन की टीम थी, उस समय भी कहा था कि हम मोबाइल ऑफिस के द्वारा हर वार्ड में दिन प्रतिदिन जाकर जनता की सेवा करेंगे, जनता के काम करेंगे। और वही चीज है जो गांधीनगर का व्यक्ति है, वो यहाँ पर काम करवाने आएगा, विधायक जी मिलेंगे नहीं, कभी विधायक जी मीटिंग में गए हुए हैं, विधायक जी नहा रहे हैं, विधायक जी बाहर गए हुए हैं, तो ये बाहर अंदर का जो खेल है ये नहीं चलेगा। आपको हर वार्ड में अपने विधायक प्रतिनिधि रखने चाहिए, उनके माध्यम से काम आपके साथ एप्रोप्रिएट तैयार होके अगले दिन आपको साइन हो गया। यानी आपने इस बात को मानते हैं कि एमएलए का अपने जनता से हर 24 घंटे नहीं तो कम से कम 12 घंटे, दिन के 12 घंटे वो संपर्क में अपनी आम जनता से, जो वोट के टाइम पे तो नेताजी वोट मांगने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देते हैं, सब कुछ साम दाम दंड भेद सब लगा देते हैं, लेकिन वोट होने के बाद सारे ना 5 साल के लिए लापता हो जाते। तो अगर हम देखते जनरली कि सारे पॉलिटिशियन इसी तरह से करते, तो आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? क्या आप भी ऐसे ही करेंगे? जनता से जुड़ाव बहुत जरूरी है और मैं पिछले 20 साल से, जब से मैं राजनीतिक क्षेत्र में हूँ, आदर्श नगर की जनता बताएगी कि जुड़ाव नाम की परिभाषा किस प्रकार से पूर्ण की जा सकती है। सुख दुख में पहुंचना और सुख दुख में लोगों के काम आना। ये नहीं कि मैं शादी ब्याह में कुर्ता पजामा पहन के तैयार होकर पहुंच गया और उसके बाद मेरी ड्यूटी खत्म हो गई। उसके दुख में पहुंचना और दुख में उसके साथ खड़े रहना भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मेरी पार्टी के जो संस्कार हैं वो मुझे अच्छा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं
और आज भी हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन जो हमारे MP है, भले वो पूरे देश का काम देख रहे हो, लेकिन अपने विधायक प्रत्याशियों के माध्यम से, अपने मंडल अध्यक्षों के माध्यम से सबसे आसान रीच है उनके पास। आप फोन कीजिए, उनका स्टाफ आपको तुरंत जवाब देगा। और मैं यहीं बैठे बैठे हाथ कंगन को आरसी के आप फोन मिलाइए, तुरंत आपका फोन उठाया जाए। सर एक नेता जो होता है वो एक समाज सेवक भी होता है। तो आज पॉलिटिक्स को एज अ बिजनेस लिया जा रहा है और आप एक बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं, तो क्या आप पॉलिटिक्स को एक सेवा के रूप में देखते हैं या बिजनेस के रूप में देखते हैं? देखिए, राजनीति के 2 चरण होते हैं और जो चरण जो अपनाता है उसी पे काम करता है। कुछ लोग अपनी प्राइमरी जिम्मेवारी पूरी करने के बाद, प्राथमिकताएं पूरी करने के बाद राजनीति में आते हैं और कुछ राजनीति में आने के बाद अपनी प्राथमिकताएं पूरी करते हैं। तो मेरे जीवन की सारी प्राथमिकताएं पूरी हो चुकी है। मैं सफल बिजनेसमैन हूँ, सफल पति हूँ, सफल पिता हूँ, सफल भाई हूँ। उसके साथ साथ मैं समाज की सेवा करता हूँ और मेरा परिवार और मेरे साथी इसमें भी योगदान। मैं आपसे एक इंडियन पॉलिटिक्स में एक घटना को मैं आपको उसकी जानकारी दूंगा और उसी से जुड़े हुए आपसे संबंधित एक सवाल ये पूछूंगा कि बंगाल का इलेक्शन अभी रिसेंटली हुआ, उसमें ममता बनर्जी पूरे बंगाल में टीएमसी और बीजेपी को एक डिसीजन नहीं था कि बीजेपी आ जाए या टीएमसी आ जाए, तो एक असमंजस का माहौल था। लेकिन लहर चल रही थी, दोनों की लहर चल रही थी, बीजेपी की भी और टीएमसी की भी चल रही थी। अब नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को वहां से हरा के डिफीट कर दिया। वो बीजेपी के कैंडिडेट थे, तो उन्होंने ऐसे कौन से काम किए जो कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधानसभा क्षेत्र के जनता के प्यारे बन गए? मैं आपसे उनकी काम के बारे में जानकारी नहीं चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ आपकी स्ट्रेटेजी और आपकी रणनीति ये जानना चाह रहा हूँ कि आप आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए आपने क्या प्लान तैयार कर रखा है कि आप आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की जनता के प्यारे बन जाए। देखिए, हम कैडर बेस्ड पार्टी से बिलोंग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की जो संगठन का प्रवाह है वो इस प्रकार है, जनता और मेरे बीच में भी, जनता और जनप्रतिनिधि के बीच में भी एक कार्यकर्ता कनेक्ट है और वो कनेक्ट यूज एंड थ्रो का कनेक्ट नहीं है, इट इज इमोशनली कनेक्ट। मैं कार्यकर्ता के प्रति इमोशनल हूँ, मेरा कार्यकर्ता जनता के प्रति इमोशनली सोचता है। यही हमको और पार्टियों से अलग करती है। और शुभेंदु अधिकारी जी का भी यही था कि वो किसी भी पार्टी में थे, लेकिन आज में हमारी पार्टी में है, उनका इमोशनल कनेक्ट जो कार्यकर्ता के साथ था, जनता के साथ था, वो गोष्ठांग था। और मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरा संवेदना का जो लेवल है वो कार्यकर्ताओं के साथ और जनता के साथ सदैव एक साथ है। अच्छा, क्या आपको ऐसा लगता है कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में एमएलए जो अभी करंट एमएलए हैं उनको कुछ जिम्मेदारी ऐसी कि जो दायित्व उनका बनता है वो काम करनी चाहिए? आपको क्या ऐसा लगता है पर्सनल लेवल पे, क्या आपको इससे हट करके भी आपको लगता है कि कुछ काम आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र पे बहुत सारे ऐसे काम जो रुक रहे, जो कि है ना अभी रिसेंटली करंटली हो जाने चाहिए थे, इसमें क्या कहते हैं? ये सवाल आप जनता से करेंगे तो वो बेहतर बता पाएगी। हम तो राजनीतिक रूप से विरोधी है, लेकिन मैं उनकी प्रजा भी हूँ। इस पूरी विधानसभा में 39 सेगमेंट्स हैं सर, क्योंकि आप 39 सेगमेंट में से वो कितने सेगमेंट में पूरे साल में गए हैं ये उनकी रिपोर्ट कार्ड में आ जाना। सर, आप भी एक आपका जो मार्जिन वोट था 1590 का, कोई ज्यादा नहीं था सर। अब एक आपने भी तो कि एक प्लान अपने तैयार किया हुआ होगा कि अगर मैं एमएलए बनूंगा या भविष्य में मुझे अगर आदर्श नगर विधानसभा की जनता है ना मुझे चुन करके भेजती है, तो मैं अपनी जनता को, आदर्श नगर विधानसभा जनता को मैं ना उसको पूरी सर्व करूंगा। इसमें एक तो स्ट्रेटेजी आपने तैयार कर दी। बेहतर होगा कि आप मेरा जो चुनावी मैनिफेस्टो है उस पर एक बार नजर डाल लें। उसमें एक एक वार्ड के हिसाब से, एक एक सेगमेंट के हिसाब से यहाँ की जरूरतों की और यहाँ की प्रायोरिटीज के बारे में चर्चा। वादे तो सर है ना, वादे तो सभी नहीं, वादे नहीं थे, मैनिफेस्टो जमीन पर काम किया हुआ है। घोषणा पत्र में वादे तो सभी करते हैं, लेकिन मूर्त रूप नहीं था। मूर्त रूप प्रैक्टिकल में एक होता है कि चलिए मैंने यहाँ की RWA के साथ मीटिंग करके वो बनाया था। मेरी जवाबदेही थी कि उस काम को पूरा करवाने की। इस पूरे आदर्श नगर क्षेत्र में पार्किंग एक बड़ी समस्या है। अच्छा, आदर्श नगर क्षेत्र पार्किंग एक बड़ी समस्या, जो बड़ी समस्या पार्किंग है। स्कूलिंग एक बहुत बड़ी समस्या। आदर्श नगर विधानसभा में किसी भी स्कूल में साइंस की 12वीं की पढ़ाई भी पढ़ाई जाती है। क्या ये काम एमएलए के बस के नहीं है? क्या इस पूरी आदर्श नगर विधानसभा में एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है?
क्या ये एमएलए का काम नहीं है कि इतनी खाली जगह पड़ी है वहाँ पे इंस्टीट्यूशनल उसका चेंज करा के लैंड यूज चेंज करा के? तो ये आदर्श नगर के सर गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल और गवर्नमेंट गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 1 की मैं बात कर, वहाँ पे तो पहले साइंस स्ट्रीम पढ़ाई जाती थी। सर बाद में ऐड हुई है, उसको अपग्रेड किया गया है। आजादपुर के स्कूल में अभी भी नहीं पढ़ाई जा जैसे अगर मैं आपसे ये धीरपुर में अभी तक 12वीं की पढ़ाई नहीं है। धीरपुर भी अपने आदर्श नगर, हाँ, उसमें 12वीं की पढ़ाई का स्कूल नहीं है। मतलब अब हम ये मान लें कि अगर हमारे आदर्श नगर की जनता अगर आपको आगे चुन करके अगर आपको विधायक बनाती है तो आप साइंस स्ट्रीम में लाने की पूरी कोशिश करेंगे। ये बात मान लें कि हमारे युवा नौजवान के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य दो मूलभूत आवश्यकताएं हैं। इस पे जितना भी काम हो सकेगा मैं पहली प्रायोरिटी मेरी उसको पूरा करूंगा। एक बात और निकल करके आई सर कि आपने ये भी कहा कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि राजकुमार भाटिया जी अगर जीतते हैं, अगर उन्हें विधायक जनता उन्हें विधायक बनाती है, तो आप फिर दिल्ली सरकार, अगर आपकी पार्टी की सरकार दिल्ली में आई या नहीं भी आई, अगर आप इस इलाके से जीतते हैं तो क्या आप पूरी कोशिश करेंगे कि आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र को एक स्कूल देंगे? जी, एक हॉस्पिटल जरूर, स्कूल और हॉस्पिटल देंगे। हॉस्पिटल जरूर दूंगा। अगर नहीं भी दे पाया तो जितनी डिस्पेंसरीज है उनको अपग्रेड करके हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट करना चाहूंगा। एमसीडी की जो डिस्पेंसरी है इंदिरा नगर में, इट कैन बी अपग्रेडेड। सराय पीपलथला में 8 करोड़ की लागत से, सराय गांव के पीछे 8 करोड़ की लागत से एक डिस्पेंसरी बनी थी। आज 10 साल हो गए, वो दिल्ली सरकार की, अभी तक उसकी ओपनिंग नहीं हुई है। तो इस प्रकार की व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर बना पड़ा है, लेकिन सरकार उसमें अपना जिला में विधानसभा क्षेत्र में डिस्पेंसरी का कॉन्सेप्ट तो पहले से ही है। तो डिस्पेंसरी जैसे हम कहते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर, फिर उसके बाद सेकेंडरी और टर्शरी होती है। सेकेंडरी हेल्थ केयर में आप बात करें कि हॉस्पिटल होना चाहिए, और टर्शरी जो होती है तो वो सुपर स्पेशलिटी में चली जाती है। तो डिस्पेंसरी तो है, लेकिन क्या W2H न्यूज़ मीडिया ये समझना चाह रहा है कि अगर हमारे भावी नेताजी यानी राजकुमार भाटिया जी आप हमारे साथ हैं, अगर आपको आदर्श नगर की जनता अगर MLA बनाती है, तो क्योंकि आपने बोला कि 2 मुद्दे आपने बहुत अच्छे बताए, शिक्षा और स्वास्थ्य, तो एक तो स्कूलों में साइंस की व्यवस्था, जितने भी आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र में साइंस की व्यवस्था करवाएंगे, और दूसरा स्कूल के अलावा आप सरकारी हॉस्पिटल भी लाने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे आपकी बात मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, मेरे अभी भी प्रयास चल रहे हैं। मैं डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से इसमें किसी भी प्रकार की हेल्थ फैसिलिटी, जो बड़ी फैसिलिटी है, जो इस क्षेत्र की जनता की जरूरत है, उसको लाने का मतलब ये पक्का हम मान ले, W2H न्यूज़ मीडिया अपने कैमरे में इस बात को दर्ज कर दिए कि ये कोई चुनावी वादा नहीं रहेगा। राजकुमार भाटिया इस पर पूरी अपनी ताकत लगाएंगे, पूरी अपनी संगठन की ताकत लगाएंगे, और ये शिक्षा और स्वास्थ्य में 2 जो आपने वादे किए वो पूरे किए जाएंगे। जी बिल्कुल, ये मेरा संकल्प है, और इस संकल्प को मैं पूरे मन से तायद करता हूँ। ये जरूरत है और जरूरत जरूर। एक सर आखिरी सवाल है हमारा सर, ना दिल्ली में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है, तो इसी वादे पे आई थी कि बिजली फ्री। आजकल केजरीवाल साहब पंजाब में भी जाकर के कह रहे हैं कि दिल्ली में तो जी बिजली फ्री कर दी है। तो ये थोड़ा सा मिसकंसेप्शन, जबकि 200 यूनिट फ्री है, और उसके बाद केजरीवाल साहब कहते हैं कि 200 यूनिट के बाद पूरा बिल आपको देना पड़ेगा। ये बिजली फ्री, पानी फ्री के नाम पे यानी जीरो बिल को जीरो वाटर की कंडीशन हो गई है पूरे दिल्ली के अंदर में। खासकर अगर हम नॉर्थ जिले की बात करें, नॉर्थ वेस्ट जिले की बात करें, हम आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र की बात करें, तो पानी सब बहुत गिर गया। सर इस पे आप क्या कर रहे हैं, आपकी पार्टी क्या कर रही है, या आप कोई अभियान आगे चलाएंगे सर, कोई ऐसा कुछ आपका क्या कहना है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जन आंदोलनों के माध्यम से और हमारे प्रदेश के यशस्वी अध्यक्ष श्री अजीत गुप्ता जी निरंतर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दिल्ली सरकार को एक्सपोर्ट करते हैं। जो फ्री पानी की बात थी, एक मध्यम वर्गीय परिवार का मोटा मोटी बिल 500 रुपये या 400 रुपये आता था, तो उन्होंने फ्री कर दिया, लेकिन पानी भी साथ के साथ बंद कर दिया। 40 रुपये की एक बिस्लरी की बोतल आती है, 2 या 3 बोतल लगती है, 120 रुपये रोके, यानी कि 4000 रुपये का पानी एक परिवार में एक महीने में लगता है। मतलब ये तो 400 रुपये छोड़कर और 3600 रुपये का बोझ एक परिवार पर डाल। वही सवाल है सर हमारा कि ये ना एक परिवार जो है, अब जो कि सरकार की ये दायित्व होती है, पानी को जल जो है, जल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पानी जो है वो वाटर पब्लिक को साफ पानी पहुंचाना ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अब हमें पीने का पानी हमारी जनता को खरीद करके पीना पड़ता है, तो सर क्या आप इस पे कोई एक्शन आप लोग नहीं लेते? सर थोड़े एक्शन तो सरकार ने जो काम कर रहे हैं, हम तो एक्शन जनता को जगा सकते हैं।
उस आवाज को बुलंद कर सकते हैं। आप तो पीने के पानी की बात कर रहे हैं, थोड़े दिनों में दिल्ली में ये हालात हो जाएंगे कि नहाने के लिए भी पानी खरीदना पड़ेगा। इतना गंदा पानी आ रहा है, शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। केमिकल वाला पानी, काई वाला पानी हर घर में आप बाल्टी भरिए, हरा पानी आता है। और ये जनता को भी समझना चाहिए कि जिस फ्री बीज को लेके उन्होंने जिस सरकार को वोट दिया था, वो सरकार अपना वायदा निभाने में असफल रही, और दूसरा गंदा पानी सप्लाई करके उन सब लोगों को। इस बात से तो हम सहमत हैं कि जो सरकार सत्ता में जो है वो उसकी जिम्मेदारी बनती है, लेकिन आप ऑपोजिशन में तो सर आप भी, आपकी भी जिम्मेदारी बनती है। अपोजिशन अपना काम करती है। मैं मीडिया के माध्यम से आपसे भी आह्वान करूंगा सवाल कि आप वस्तु स्थिति से जनता को अवगत कराइए। मीडिया भी इस लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है। आपके माध्यम से जितनी बात जनता तक जाएगी, मान लीजिए अभी मैं ये बात कह रहा हूँ तो ये बात जनता तक ठीक तरह से पहुंचेगी तो जनता भी जागरूक होगी। आखिरी सवाल हमारा है सर, मोदी जी ने जो हमारे देश की जनता की 80 करोड़ जनता को, जो गरीब जनता है, दिवाली तक राशन फ्री देने की बात कही है, तो क्या संगठन लेवल पे और दिल्ली में आप बीजेपी के 7 MP है सर, तो आप इस लेवल पे क्या कर रहे हैं सर, इस पे क्या कहना है आपका? क्योंकि राशन की व्यवस्था जो है गरीबों तक, जो जिनके राशन कार्ड है उनको तो राशन प्रॉपर मिल जाता है, बट जिनके पास आधार कार्ड है, जिनके पास राशन कार्ड नहीं है, तो उनके लिए बहुत दिक्कत है। 100 लोग, 200, 500 बुजुर्ग महिलाएं, छोटे बच्चे भीड़ में लाइन में। अभी रिसेंट में आपके आदर्श विधानसभा की बात कर रहा हूँ, और WH मीडिया ने इसको एक्सपोज भी किया था, कवरेज भी किया था। इसमें हमने विधायक साहब से भी, पवन शर्मा जी से भी सवाल पूछे थे। तो सर आपकी पार्टी, बीजेपी की पार्टी, आपके साथ MP है, क्या कर रहे हैं सर? आप आवाज क्यों नहीं उठाते सर? देखिए, हम पूरी आवाज उठाते हैं और हमारे कार्यकर्ता और हमारे MP निरंतर इस बात को लेकर जनता को जागरूक करते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो राशन का है वो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल ठीक हो, हम उसके लिए निरंतर उन्हें चेताते भी। अभी आपने देखा होगा कि जहाँ जहाँ भी गोदाम थे वहाँ पर भी राशन सड़ रहा था, लेकिन केजरीवाल की गवर्नमेंट उसे बांट नहीं रही थी। हमारे सारे MPs ने वहाँ जाके उसको एक्सपोज किया। जहाँ चूहे चल रहे थे, चूहे की जो मीट है वो उसमें थी। लेकिन ये इतनी बेशरम और निकम्मी सरकार है दिल्ली सरकार, इनको किसी बात का फर्क नहीं पड़ता है। ये अपनी ढीठता पर, ये विज्ञापन धर्मी सरकार है। विज्ञापन देने में तो ये अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सुधारना नहीं किया। दिल्ली के CM केजरीवाल साहब का एक आरोप आपकी पार्टी पे, बीजेपी पे वो लगाते हैं कि हम LG को बिल भेजते हैं कि दिल्ली में डोर टू डोर होम डिलीवरी राशन हम करवाएंगे, लेकिन बीजेपी की केंद्र की सरकार और जो बीजेपी के जो दिल्ली में LG बैठे हुए हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर जो बैठे, वो पास बिल नहीं कर रहे हैं। हमारे डोर टू डोर का जो कॉन्सेप्ट है राशन पहुंचाने का, इसमें ये बाधा और रोड़ा डाल रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल झूठी बात है। उनका शुरू से आरोप की राजनीति का स्वभाव रहा है। वो एक बार व्हाइट पेपर जारी कर रहे हैं कि हमने इतनी फाइलें LG को भेजी थी, इतनी में ऑब्जेक्शन लगा और इतनी क्लियर हो गया। जो भी ग्रे फाइल होगी उस पे LG जरूर ऑब्जेक्शन लगाएंगे, केवल ग्रे मुद्दों पर। राशन के डिलीवरी के बारे में सर उन्होंने वापस ले लिया ना जी, उन्होंने केवल कह दिया कल की आपसे। सर आपको क्या नहीं लगता कि बीजेपी को नहीं लगता है कि राशन घर घर तक पहुंचना चाहिए? ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो आम आदमी पार्टी की सरकार पहुंचाए या बीजेपी की सरकार पहुंचाए, इस पे आपका क्या मानना है? कि राशन घर घर पहुंचाने की अगर किसी सरकार की योजना है तो अपने खर्चे तक पहुंचाए ना जी, कौन मना कर रहा है? किसने मना किया है? लेकिन वो अपना राशन खरीद के अपना पहुंचाएगी। जो सरकार ने फ्री राशन दिया है उसकी डिलीवरी के लिए ऐसा ना कि ये राशन डोर स्टेप डिलीवरी जो है वो बिहार का लालू का जो चारा घोटाला था उससे भी बढ़कर इसमें आ जाए कि 3 व्हीलर में दाना लद के जा रहा था, 2 व्हीलर में दाना लद के जा रहा था। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि बीजेपी का ये एक मत है कि आप अपना राशन खरीद के आप पहुंचाएं। आप पहुंचाइए ना, स्टेट गवर्नमेंट का काम है। कोई योजना चलाना चाहते हैं आप चलाइए। तो फिर वो वहाँ पर रुकावट क्यों आ रही है सर? कहीं रुकावट नहीं आ रही। उन्होंने फाइल को ठीक ढंग से पेश नहीं किया है। कल मनीष सिसोदिया जी की आपके पास स्टेटमेंट आई है कि हमने तो डोर स्टेप डिलीवरी के लिए कुछ भेजा ही नहीं था जी। कल की अखबार पढ़ी है जी आपने, भास्कर में उनको इंटरव्यू दिया है। किसी भी चीज को अगर प्रेजेंट ठीक से नहीं करेंगे, उनका क्या काम है? कुछ मुद्दे कोर्ट में होते हैं, उस पर अर्ली स्टेटमेंट दे देना, कुछ योजना को पहले ही हवा में उड़ा देना, वो सब काम करते हैं। सर आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र के लिए आप के आगे के क्या प्लान है सर? आप मैं बता चुका हूँ,
जब चुनाव आएगा, अभी मैं संगठन की जिम्मेवारी पे हूँ, चुनाव के संगठन को मजबूत करते हुए अपने कार्यकर्ताओं को जो मजबूत सर करते ये हुए इस सवाल से सर हमें बचिए मत आप, क्योंकि ना वोट के टाइम पे तो सर आप जाएंगे तो आप एक इलेक्शन के कैंपेन में आप वो तो जाएंगे, लेकिन एक जब आप एक समाज को एक विधानसभा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं और वहाँ पे आप एक वर्क कर रहे होते हैं, तो सर एक समाज से कनेक्टिविटी के लिए उनके लिए थोड़े 2-3 बातें जो उनको ये जनता को ये लगे कि नहीं भाटिया साहब को, भाटिया जी को हमें लाना चाहिए, ऐसे वो काम कौन से हैं जो कि आप है ना करना चाहते हैं? रहा हूँ 2 साल पहले के गुजरे, विधायक की जगह यहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और राजकुमार भाटिया सड़कों पर नजर आए। जिस डोर स्टेप डिलीवरी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने डोर स्टेप तक ही घर घर खाना भी पहुंचाया है, मरीजों को भी पहुंचाया और जहाँ जरूरत थी वहां भी पहुंचाया है। जनता के साथ कनेक्टिविटी में हमारी कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी पार्टी का नियम है, संस्कार है कि हम झूठ की राजनीति नहीं करते हैं, इसलिए झूठ की राजनीति करके वो कई बार चुनाव में आगे हो जाते हैं, हमारे बस की वो बात नहीं। विधायक साहब तो आम आदमी पार्टी के घर से बाहर नहीं निकलते, पब्लिक से मिलते ही नहीं है, क्या आप भी आदर्श विधानसभा में ऐसे ही करेंगे अगर आप बनते हैं? पर आप जनता से पूछिए ना, राजकुमार भाटिया ने और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने अपना स्वभाव कभी नहीं बदला, चाहे वो सत्ता में रहा हो या ना रहा हो, हमारे स्वभाव में कभी परिवर्तन नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।